नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट आपके 60 से 65 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और अब 2 महीने का टाइम ऑलमोस्ट बचा हुआ है। इसमें हमें अपने आप को संभालना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मेंटली भी प्रिपेयर करना है अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पिछला पढ़ा हुआ अपन भूल रहे हैं, रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, और कई कह रहे हैं कि सर सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इन सारी जो आपके सवाल हैं, उन सबका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम का ओवरव्यू एक बार अपन देख लेते हैं। आपको पता है कि टोटल 500 नंबर का पेपर आता है, लेकिन 500 नंबर कभी भी हमको लाने नहीं होते, यानी 100% कभी भी इसकी कट ऑफ नहीं जाती है। ठीक है, फिर भी ये बात अपन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर अपना 200 नंबर का आता है, जिसमें आपको राजस्थान जी के देखने को मिलेगी, इंडिया वर्ल्ड जी के और साइकोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। राजस्थान जीके का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट वेटेज होता है राजस्थान जीके का, फिर इंडिया वर्ल्ड देखी जाती है। और साइकोलॉजी की अच्छी बात यह है कि यहाँ से फिक्स हमें बताया कि 20 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो इनको यदि हम पक्का कर लेते हैं तो 20% पोर्शन जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करें सेकंड पेपर की, तो 300 नंबर का सेकंड पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है और टीचिंग मेथड आती है। यहाँ भी हमें फिक्स पता है कि भाई टीचिंग मेथड के जो हैं 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यदि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो एवरेज एक बच्चा होता है वो 15-16 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकता है, और जो टॉपर बच्चा होता है यानी जिसने अच्छे से पढ़े हो वो 20 तक क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो इनके बीच का बच्चा होगा वो 17-18 क्वेश्चन यानी कि यहाँ से आराम से वो ठीक कर सकता है। सेम चीज़ साइकोलॉजी के साथ भी होती है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होती है सब्जेक्ट। एक भी सब्जेक्ट आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हो तो दूसरे को पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। अगला सवाल ये आता है कि सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती, हम क्या फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ कि 100% आप फिजिक्स को छोड़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, कि बशर्ते शर्त क्या रहेगी कि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी और टीचिंग मेथड को बिल्कुल 100% पक्का करना पड़ेगा। केमिस्ट्री की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर यहाँ से पूछा जाता है, पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पूछी जाती है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस ग्रेजुएशन का थोड़ा पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से हमने एक बार एग्जाम का ओवरव्यू देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। देखना पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि भाई रियलिटी चेक क्या है हमारे सामने। तो आपको अभी से जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको नया बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि नई चीज़ें अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैटर अब अवेलेबल होने वाला है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, नई नई गाइड मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। वो सारी जो गाइड्स मार्केट में देखने को आपको मिल रही हैं वो उनके लिए हैं जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं कि शायद मेरा इन 2 महीनों में क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। लेकिन आप कभी भी अपनी जो पिछली 1 साल की मेहनत है उसको ऐसा करके बर्बाद ना करिएगा, मेरी सलाह आप मान लें। तो बिल्कुल भी नया ना पढ़ें, कोई भी टेलीग्राम पे नोट्स आ रहा है बिल्कुल छोड़ दें। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा 2 चीज़ों पे। सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने नोट्स पे। क्यों विश्वास करना पड़ेगा? क्योंकि वो नोट्स आपने दिन रात मेहनत करके बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा विश्वास करना पड़ेगा आपको खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर, क्योंकि आप खुद मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों पे यदि आप विश्वास कर लेते हैं तो 100% मानिए कि आप सफल हो सकते हैं। और यदि आपको अपने नोट्सों पे ही भरोसा नहीं है तो आप जो 10-20% जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि नोट्स का जो 70-80% नोट्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं। केवल 10-20% का फ़र्क रहता है। उस 10-20% के चक्कर में आप जो छोड़ रहे हैं वो 70 से 80% मटेरियल छोड़ रहे हैं। ठीक है, और उस 10-20% की भी गारंटी नहीं है कि इतनी टफ चीज़ें पेपर में पूछी जाएँ, क्योंकि एवरेज जो पेपर बनता है वो 70 से 80% नोट्स के अंदर से बन जाता है। एक क्वेश्चंस का पैटर्न जो है अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो वहीं से उठाई जाती हैं। तो ध्यान रखें, पहली गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि कुछ भी नया नहीं पढ़ें इस समय। सिलेक्शन जो है वो केवल और केवल रिवीजन से और पीवाईक्यू से होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी आपने अब तक बनाया है या जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसकी बात मैं आगे करूँगा। और फिर आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको ये जो है पेपर का पैटर्न का अंदाजा लग जाता है कि आजकल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक हमें कितना डीपली पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पेपर फर्स्ट की हम आगे बात भी करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्वालिटी जो है हमेशा ग्रेटर देन रहेगी किससे, क्वांटिटी से। यानी कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप रिवीजन को मत छोड़ देना। अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि आपको यदि 70 से 80% आपने सिलेबस कर लिया है तो 70 से 80% को ही इतना याद कर लीजिए कि वो 100% के बराबर हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका 20% छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्वालिटी हमेशा ऊपर रहती है क्वांटिटी से। तो आपको ये ना सोचें कि यार मुझे 100% करना है, मुझे सब कुछ पढ़ना है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका अब तक 70 से 80% हो चुका है तो उसी को बार बार रिवाइज करिए।
ठीक है। इसके बाद बात करें कि आपकी एक भी गलत स्ट्रेटजी हो सकती है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन मिस हो जाए। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट आपको बनानी है, सारी टाइम टू टाइम मैं गाइड करता रहता हूँ। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे जो मैंने कॉन्टैक्ट के तरीके हैं वो आपको बता रखे हैं। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कहीं भी मैं हमेशा ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल मिलूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भाई 60 से 65 डेज़ की स्ट्रेटजी बेसिकली होनी क्या चाहिए हमारे पास, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फेज़ हमारे सामने रहेगा कि भाई हमें बेस को बिल्ड करना है पहले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को हमें जो है क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मेरा जो पढ़ाने का तरीका आप देखते होंगे यूट्यूब पे, उस पे मैं बताता भी हूँ कि मैं हमेशा फोकस करता हूँ किस पे, कॉन्सेप्ट पे। यानी कि चीज़ें मैं हमेशा समझने और समझाने पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि यदि आपको चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो यदि क्वेश्चन घूम फिर के भी आ जाएगा कहीं से, मान के चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता है, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी होगी कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने कोई चीज़ याद की होगी, कोई चीज़ आपने रटी होगी, तो फिर यदि कोई लिंक बीच में से टूट जाती है तो आगे की सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आप क्लियर कर लें, समझ लें चीज़ों को, कहने का मतलब ये है। इसके बाद आप क्या करें, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स की क्या खास बात होती है कि ये जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए रिवीजन। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि उसमें आपको वही चीज़ मेंशन करनी है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू की कोई भी चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है, केवल उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना है। दूसरी चीज़ उसमें जो मेंशन करनी है वो ये कि जिसको आप बार बार भूल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कितनी भी बार याद कर लें लेकिन वो भूल जाते हैं, तो उनका हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। तो केवल उन्हीं चीज़ों को उसमें मेंशन करना है जिन चीज़ों को आप भूल रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको दो चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाना है। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज से आपको एक तो पेपर का पैटर्न का पता चल जाएगा, दूसरी चीज़ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी बिल्डिंग हो जाएगी। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा अंदर से कि चलो मुझसे पीवाईक्यूज तो कम से कम हो ही रहे हैं। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, पेपर पता नहीं किस तरीके का आएगा, लेकिन कम से कम मैं पीवाईक्यूज तो कर ही पा रहा हूँ। तो अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता होगा ये सारी चीज़ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाता है तो हमें एक बहुत ही अच्छी खुशी होती है अंदर से। तो ये चीज़ जो है बेस बिल्डिंग में काम आएगी आपकी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला फेज़ आएगा हमारा इंटेंसिव फेज़, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी जो चीज़ हमने पढ़ी है, टॉपिक हमने पढ़ी है, उसका मल्टीपल टाइम्स हमें रिवीजन करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपकी इतनी ही परमानेंट मेमोरीज में स्टोर होती जाएगी, स्थायी मेमोरी में आपके सेव होती जाएगी। और यदि आप एक दो बार रिवीजन करके ये सोचेंगे कि वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट हो जाए, तो शायद हो सकता है कि वो उतने एफिशिएंटली तरीके से सेव ना हो। तो आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। और फिर जब बार बार आप रिवीजन कर लेंगे उसके बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चीज़ और मैं पीवाईक्यूज़ में आपको बता दूं कि पीवाईक्यूज़ में जैसे मान चलिए आपने कोई पीवाईक्यूज़ किया और आपको लगता है कि यार ये मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं है, तो पीवाईक्यूज़ का जो भी फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन कर लें। जब आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे तो वो चीज़ भी ऑटोमेटिक रिवाइज हो रही होगी। फिर मान के चलिए आपने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे तो वहाँ पे भी कई प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको जज करके ये देखना है कि हाँ ये मेरे लेवल का क्वेश्चन है या नहीं, या ये आरपीएससी में पूछा जा सकता है या नहीं। तो यदि आपको ऐसा कोई लगता है, कोई फैक्ट ऐसा लगता है, तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन कर लें। फाइनल जो आपके पास निचोड़ बनना चाहिए वो आपके पास शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, जिनसे आपको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी और पेपर से जस्ट पहले हम बार बार उस चीज़ को रिवीजन कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट नोट्स को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से बनाएं। तीसरा जो फेज़ आएगा हमारा वो फाइनल पॉलिश वाला फेज़ आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, फुल मॉक टेस्ट देंगे। अब फुल मॉक टेस्ट क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो पिछला हमने पढ़ा है, टॉपिक वाइज हमने पढ़े थे, यूनिट वाइज हमने पढ़े थे, वो हमें कितना चीज़ें हम उनको मतलब कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, यानी कि चीज़ों को कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बना पाते हैं। क्योंकि हमारे पास राजस्थान जीके है, उसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड जीके भी आती है, पॉलिटी भी आती है, साइकोलॉजी भी आती है। इन सबको एक जगह से यदि हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आएँ तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल मॉक टेस्ट आपको इस प्रकार से देने होंगे। हाँ, उनसे आपको एक चीज़ का और पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा पोर्शन यहाँ पे जो है वीक रह गया, या जिस एरिया के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरीके से आप 60 से 65 दिन को अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना और इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ भाई डेली स्टडी का ब्लूप्रिंट आपको किस प्रकार से बनाना है। तो सुनना, टारगेट आपको किस प्रकार का रखना है कि डेली आपकी 6 से 8 घंटे की फोकस स्टडी रहे। 6 से 8 घंटे की आप फोकस स्टडी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे बैठना पड़ेगा। यानी 10 से 12 घंटे की सिटिंग यदि आप कर लेते हो तो आपकी क्वालिटी टाइम निकलेगा 6 से 8 घंटे का। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा फोकस मोड में नहीं रह सकता। कई बार चीज़ें दिमाग में मिस हो जाती हैं, कई बार हमारा दिमाग इधर उधर ध्यान भटक जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम 10 से 12 घंटे बैठेंगे तब हम 6 से 8 घंटे की क्वालिटी टाइम जो है निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 60 से 65 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 2 महीने के लिए आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं,
हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पढ़ाई से हट रही है, उस सारी चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 आपको देखना है कि रोज़ाना आपको 2 सब्जेक्ट पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर फर्स्ट से लेनी है एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट पेपर से भी 2 सब्जेक्ट लेनी है और पेपर सेकंड से भी आपको 2 सब्जेक्ट लेनी है। जैसे पेपर फर्स्ट से आप ले लीजिए राजस्थान की हिस्ट्री आपने उठा ली और पेपर सेकंड से आपने मान के चलिए वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपने उठा ली। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सेकंड पेपर में भी आप इसी तरीके से बना लीजिए कि आपने पहले केमिस्ट्री उठा ली और फिर आपने बायोलॉजी उठा ली। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेनी है और दूसरी आपको वीक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी उसमें आपको कम समय लगेगा पढ़ने में, रिवीजन करने में है, और जो आपकी वीक सब्जेक्ट रहेगी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाओगे, जिससे आपका जो बैलेंस है वो टाइम का वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेली रिचुअल्स जो है, यानी कि कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, रोजाना कम से कम आपको 1 घंटा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस को देना ही चाहिए जी। इस पीवाईक्यू प्रैक्टिस का जो फायदा है वो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे आप टॉपिक पढ़ लिया, पूरे दिन आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद रात में आप पीवाईक्यूज करने बैठे, तो एक तो आपका जो टॉपिक है उसका रिवीजन हो रहा है, साथ के साथ आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो कुछ नई चीज़ें आपको सीखने मिल रही हैं, उसको आपने शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन कर लिया। उसके साथ कि आपके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग हो जाएगी, जिससे कि आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और पूरी दिन की जो आपने मेहनत करी है, जब आप रात को सफल होते हुए इसको देखोगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है? चलिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीवाईक्यूज के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि हमारी बायोलॉजी की बुक आती है, जिसमें हमने सारे यूनिट वाइज़ जो पीवाईक्यूज हैं वो दे रखे हैं। बुक को किस तरीके से परचेज़ करना है, डेमो वगैरह उस सब के लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, पेपर फर्स्ट की हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि पेपर फर्स्ट को आपको किस तरीके से टैकल करना है, फिर हम अगली वीडियो में पेपर सेकंड पे भी बात कर लेंगे। पहले हम पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है राजस्थान जी के जो है हाई प्रायोरिटी पे रखनी है, क्योंकि यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि भाई 50 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ऐसा आरपीएससी का पैटर्न अब तक देखने को मिला है। फिर दूसरे नंबर पे जो है साइकोलॉजी हमें देखनी है, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप आराम से 16, 17, 18 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक जीके बचती है, यानी कि जैसे आपकी इंडिया की जीके हो गई, वर्ल्ड की जीके हो गई, तो वहाँ से आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, जैसे महाद्वीप महासागर हो गए, तो उनसे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप पूरे 100 पेज को, जैसे 70-80 पेज का लगभग वो टॉपिक देखने को मिलता है हमें महाद्वीप महासागर, तो आप पूरे महाद्वीप महासागर को पढ़ने बैठोगे और एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर आप देखने जाओगे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कितना आएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। उसके लिए आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो मेरे हिसाब से वो आपको राइट डिसीजन नहीं रहेगा। आगे मैं बताऊंगा भी कि आपको किस तरीके से उन चीज़ों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में हम देखते भी हैं कि ज़्यादातर पीवाईक्यूज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उन पे आपको जरूर से ध्यान रखना है, फोकस देना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं भाई कौन कौन सा पोर्शन हमको अच्छे से करना है, किस तरीके से करना है, देखना। सबसे पहले हम राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में आपको बताया कि भाई प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, पहले यहाँ पे 4 सभ्यताएं पूछी जाती थी, जैसे गणेश्वर सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद बैराट, आहड़ और एक आपकी थी कालीबंगा। अभी भी आपको इन 4 सभ्यताओं को ही फोकस करके रखना है। क्यों? क्योंकि आप पिछला जो एसआई का पेपर हुआ है, उस एसआई के पेपर में आप देखेंगे आहड़ से क्वेश्चन पूछा गया है, बैराट से क्वेश्चन पूछा गया है, कालीबंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो मेन सभ्यताएं होती हैं ये 4 ही हैं, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले ही उन्होंने सारी सभ्यताएं दे दी हों, कोई छोटा मोटा आपको फैक्ट जो है याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी पढ़ना तो उनको भी है, लेकिन फोकस जो रखना है वो इन पर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे भाई दूसरा टॉपिक हमारे लिए दे दिया कि भाई 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास में सारे राज्य की वंशीय रियासत हमें दे दी, यानी कि सारी की सारी आपको रियासत पढ़नी है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको जो पहले हमारे सिलेबस में था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश था और आपके जो चौहान वंश था, उनको ही आपको फोकस करना है वापस। ठीक है, इसके बाद यदि गुहिल वंश की बात करें तो गुहिल का जो है ज़्यादातर आपको यहाँ राजस्थान और मुगल के संबंध में देखने के लिए मिल जाएगा मेवाड़ में, और ज़्यादातर चीज़ें रह जाती हैं तो मेवाड़ के राज सिंह यहाँ पे जोड़ दिया है और महाराणा प्रताप हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं गुहिल वंश से। गुहिल वंश में तो यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा। बाकी यदि क्वेश्चन बनता है उसके लिए यदि हमें 60 से 70 पेज पढ़ने पड़ते हैं, इतना बड़ा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है, और मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आया एक, तो ये फिर वापस हमारा गलत डिसीजन हो सकता है। इसके बजाय हमारे पास नीचे कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी हैं और जहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है हमारे लिए। ठीक है, तो इन वंश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जैसे बात करेंगे 3 सब आपके साथ दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध दिए गए हैं, तो 3 रियासतें हैं, जैसे मेवाड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, झालोर, तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद राजस्थान और मुगल के संबंध में आपको केवल विशेष रूप से इन राजाओं को पढ़ना है, जैसे सांगा हो गया, संग्राम सिंह हो गया, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, तो इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे 1857 की क्रांति हो गई, राजनीतिक जनजागरण हो गए, प्रजामंडल हो गए, किसान जनजाति आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गया और प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। ये नया टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
तो ये आप चीज़ें देखोगे तो ये ज़्यादा हमें वेटेज देके जाते हैं, इसको आपको पहले करना चाहिए बजाय किसके कि हम यहाँ इन सभ्यताओं में या फिर जो राजवंशीय रियासतें इनमें ही अटके रहें। तो जो चीज़ें छोटी हैं, जो जल्दी हो सकती हैं, उनको आप पहले कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर लो, इसी के अंदर राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। तो पहला हमारा टॉपिक आता है भौतिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताएं बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसको आप देख लें। जो चीज़ें पहले पूछी जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब जैसे पूछी जा रही हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लें तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे इसको कितना डीपली पढ़ने की जरूरत है। ऐसे ही जलवायु हो गया, अपवाद तंत्र हो गया। जैसे अपवाद तंत्र में जो है ज़्यादातर नदियाँ पूछी जाती हैं, और अब पैटर्न चेंज हो गया है, नदियों में उनकी सहायक नदियों का क्रम पूछ लिया जाता है, या सहायक नदियाँ ये पूछ ली जाती हैं भाई पश्चिम से कौन सी सहायक नदी आती है, पूर्व से कौन सी सहायक नदी आके मिलती है। तो इनका क्या करें, आप एक चार्ट के रूप में बना लें। और आजकल तो कई सारे जो एआई के टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा भाई उसके अंदर आपने पूरा टॉपिक डाल दिया और उसके शॉर्ट में समरी के रूप में उसने बना के दे दिए। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गई, कृषि हो गई, पशुपालन और डेयरी विकास। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे उद्योग हो गए, पर्यटन, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक आते हैं। या फिर मैं बात करूँ इनसे करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए एक पीडीएफ जो है देखेंगे अपन, अगर हमारे पास इंतजाम हो जाता है तो वो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप सारी चीज़ें एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। फिर जनसंख्या हो गई, ये वही जनसंख्या चलती है जो पुराने 2011 वाली चलेगी। जनजातियाँ हो गई, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसके बाद हम बात करें भाई आर्ट एंड कल्चर में, तो आप जैसे लोक देवता लोक देवियाँ हो गई, तो लोक देवियों को आप स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पूरी लोक देवियाँ पढ़ने को आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। वो देवता में से भी हो सकता है, वो देवी में से भी हो सकता है। लोक देवताओं में यदि मैं बात करूँ तो आपको पंचपीर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख संत हैं, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा मैं बात करूँ जैसे स्थापत्य कला है, तो उसमें दुर्ग को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है। क्योंकि पिछली बार आप देखोगे तो किसी पेपर में एग्जाम में आया था कि भाई एक दुर्ग दे दिया, वो 9 जो प्रकार के अपने दुर्ग हैं उनमें से कौन से प्रकार का दुर्ग है ये पूछ लिया था। तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कई बार आरपीएससी ने, और कई बार इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किसी से ही सॉल्व नहीं होता। तो हम पेपर को जज कर लेते हैं कि ये पेपर तो बहुत टफ आया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है, केवल जो इंपॉर्टेंट होती हैं या जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं और जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी चीज़ को आपको करना है। ठीक है, जैसे चित्रकला की बात करें तो यहाँ से फिक्स है भाई ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो इसको 100% करना है। मेले त्यौहार हो गए, तो एक चार्ट बना लें, उसमें सारे मेले लिख लें, सारे त्यौहार लिख लें, और उनके सामने जो चीज़ें हैं वो हमें लिख लेनी है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, और वो हमसे पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रीति रिवाज हो गए, वेशभूषा हो गई, आभूषण, हस्तशिल्प हो गया, हस्तकला हो गई, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। स्मारक में जैसे आप देखेंगे तो अभी इसको करंट से रिलेटेड करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। नाट्य कला हो गई, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आप यदि इनके शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 या 3 पेज के अंदर ये जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भाषा और साहित्य वाला टॉपिक हो गया। तो कला संस्कृति में आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पे हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद हो गया, तो ये सारे जो हैं एक एक पेज के हैं। इनको आप साथ में करके चलें तो इंडिया की जो पॉलिटी है और राजस्थान की पॉलिटी उसको साथ में लेके आप चल सकते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इस बार नया जुड़ा है। फिर जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, नगर स्थानीय स्वशासन प्रशासन हो गया, राजस्थान सचिवालय हो गया, संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन हो गया, ये भी नए टॉपिक है। इनको आपको बेसिक तरीके से ध्यान रखना, ज़्यादा डीपली इनमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। आरपीएससी हो गई, महिला आयोग हो गया, ये नया जुड़ा है। वित्त आयोग हो गया, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, ये भी नए टॉपिक जुड़े हैं। तो आपके जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आप पहले प्रायोरिटी पे रखिएगा, उनको आप पहले कर लेंगे। फिर आपके जो बचे हुए टॉपिक्स रह जाते हैं वहाँ से, यदि जैसे मान के चलिए मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो फिर किसी से सॉल्व होता ही नहीं है। जैसे मान चलिए मुख्यमंत्री का क्रम पूछ लिया, अब पूरे मुख्यमंत्री किसको याद होंगे, आप पूरा याद करने बैठोगे आपको 1 घंटा निकल गया, आपको मुख्यमंत्री याद नहीं हो रहे। उसकी जगह आप कम से कम 4 से 5 टॉपिक कर सकते हैं। जैसे सचिवालय आप कर सकते हैं, संभागीय आयुक्त आप कर सकते हो, जिला प्रशासन आप कर सकते हो, आरपीएससी आप कर सकते हो, महिला आयोग आप कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हो, बजाय कि आप एक पूरा मुख्यमंत्री की लिस्ट याद करने बैठ जाओगे। तो ये स्मार्ट स्टडी का हिस्सा होती है। ऐसी राज्यपाल का क्रम आपने देख लिया, तो राज्यपाल को क्रम को याद करने के बजाय आप किसको याद कर सकते हो, उनकी दी हुई जो शक्तियां हैं या जो अनुच्छेद है उनको आप याद कर लें एक बार, वही सफिशियंट रहता है। ठीक है, ऐसे लोकायुक्त हो गया, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो गए, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है इस बार। अब हम बात करते हैं करंट की, क्योंकि यही जो है मेन मुद्दा बना हुआ है कि भाई करंट को हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो करंट को आपको कुछ नहीं देना है, करंट को आप क्या करें, डेली के 30 मिनट आप फिक्स कर लें कि भाई 30 मिनट तो मैं डेली करंट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है, अब करंट में क्या होता है कि पिछले जो भी एग्जाम पूछे गए हैं उनमें ज़्यादातर जो हमने पैटर्न देखा है वो पिछले 2-3 महीने का करंट पूछा गया। लेकिन फिर भी हम सेफ्टी पर्पजेज़ से मैं बात कर लूँ, जैसे हमारा जो एसटीएम प्रोग्राम चलता है उसमें मैंने शायद अक्टूबर से करंट पढ़वाई थी, लेकिन अभी हम उसमें जब हम रिवीजन करवाएंगे तो मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा कि हमको हमको क्या करना है, जनवरी से लेके
जनवरी से लेके और मई जून तक का जो करंट है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जनवरी से लेकर मई जून तक का करंट आप पढ़ लीजिए, ये आपका सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएंगे। 2025 का करंट आप ना पढ़ें तो चल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, डेली के 30 मिनट, 30 से 45 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए जरूर। डेली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं है करंट में हमारे पास पढ़ने के लिए। आप कोई भी बुक ला सकते हैं, जैसे आप मूमन ला सकते हैं, क्रोनोलॉजी ला सकते हैं, इसके अलावा गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक्स आप देख सकते हैं, किताबें भी आती हैं, उनके नोट्स भी आते हैं, उनके वीडियोज आप देख सकते हैं, तो वहाँ से ही आपके सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान जी की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा सेकंड पार्ट आता है भाई वर्ल्ड और इंडिया का जो जीके है। अब इसमें विश्व भूगोल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें टॉपिक आप देखना कितने टॉपिक बनते हैं हमारे पास। जैसे एक टॉपिक तो हमारा ये बनता है महाद्वीप, महासागर और एवं उनकी विशेषताएं। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब महाद्वीप और महासागर में आप देखोगे तो लगभग 70 से 80 पेज का जो है आपको मैटर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप पूरे महाद्वीप महासागर पढ़ने बैठोगे और क्वेश्चन आएगा यहाँ से एक, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए आप इतनी मेहनत लगे जा रहे हो, आपके 1.5 से 2 घंटे खराब हो जाएंगे। तो आप क्या करें, जैसे आप पीवाईक्यूज आप देखेंगे तो आपको पता है कि भाई द्वीप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो नदियां होती हैं मुख्य, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एक बार। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे तो शायद मैंने वहाँ पे डाल रखा है, नहीं डाला तो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी महाद्वीप और महासागर में से आपको केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा द्वीप है, कौन सा मरुस्थल है, कौन सी नदी है, कौन सी घास के मैदान है, उनमें से आप जो है याद कर सकते हैं चीज़ें। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला टॉपिक है वैश्विक पवन प्रणाली। तो यहाँ से फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, यहाँ से फिक्स है। इसके बाद पर्यावरणीय समस्या हो गई, रणनीतियाँ हो गई, प्रमुख मानवीय व्यवसाय, ये नया टॉपिक जुड़ा है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, छोटे छोटे से टॉपिक है, 4-5 पेज में ही कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन महाद्वीप और महासागर आप देखोगे तो 70 से 80 पेज हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो विश्व भूगोल आपको 5 क्वेश्चन देके जाएगा। कितने क्वेश्चन देके जाएगा? 5 क्वेश्चन देके जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब हम इंडिया की ज्योग्राफी पे आ जाए तो इंडिया की ज्योग्राफी में से ही आप देखेंगे भाई भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप पीवाईक्यूज में एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मानसून तंत्र हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गई एवं जैव विविधता, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसके बाद भारतीय इकोनॉमिक्स, ये बहुत समस्या क्रिएट कर रही है बच्चों के लिए, मैं इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। तो भारत में जैसे कृषि हो गई, उद्योग सेवा क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी। आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी तो आपको क्या करना है, गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने पूरी आर्थिक समीक्षा करा रखी है, साथ के साथ उनकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको आपको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना है और वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखें भारत का जो विदेशी व्यापार है, जैसे प्रवृत्तियां हो गई, संरचना हो गई, दिशा हो गई, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं, अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और कोई भी मैं कहूँ कि आपका आंकड़ा कुछ भी आ सकता है, यहाँ से डिटेल में आंकड़ा आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो अर्थव्यवस्था की जैसे कलाम कोचिंग है उसकी बुकलेट यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं वो वहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई पॉलिटी की। पॉलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि साहब पॉलिटी तो इस प्रकार की पूछी जाती है कि उसको कोई पढ़ ही नहीं सकता, या फिर हमेशा पॉलिटी से इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2-3-4-5 क्वेश्चन देख के हम पूरी पॉलिटी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे भारत का संवैधानिक विकास वाला टॉपिक हम ले लें, ये टॉपिक इन्होंने क्या चेंज कर दिया। पहले इन्होंने फिक्स दे रखा था कि भाई 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो ही यहाँ से पूछा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया, पूरा शुरू से शुरू कर दिया इन्होंने संवैधानिक विकास। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपको फोकस इन पे ही रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या किया गया है कि पहले सिलेबस में इनको डाला गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको वापस इन पे ही फोकस करना है, उनको बहुत अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। संविधान सभा भीमराव अम्बेडकर में आप देखोगे तो 1 पेज का टॉपिक है, 2-3 पेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप यहाँ से आसानी से इसको कर सकते हो। इसी प्रकार से नागरिकता जो है नया टॉपिक जुड़ा है, नया टॉपिक जुड़ा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देश तत्व हो गए, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आप भारत का संविधान विकास पूरा पढ़ने बैठ रहे हो, इससे बजाय तो आप इनका रिवीजन कर सकते हो। कम से कम 4 से 5 टॉपिक का आप रिवीजन कर सकते हो, जबकि इधर हमें कौन दे रहा है, भारत का संविधान विकास हमारा पूरा टाइम खा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति इस बार नया टॉपिक ऐड हो गया, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो गई, इसके बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग, ये बिल्कुल नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं उनको तो आप अच्छे से कर ले, पहले उनको कर ले। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू का योगदान। इसमें क्या रहेगा कि भारत की प्रमुख शक्तियां और पड़ोसी देशों के संबंध, समसामयिक मुद्दे, यानी कि ये भी करंट से रिलेटेड करके देख लिया जाता है। तो इन करंट की चीज़ों को लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी अपने आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी अपने आसपास चीज़ें हो रही हैं, इसके अलावा कोई भी आप वीडियो जाके गणपत सिंह जी सर की देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत छोटी वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं।
इस तरीके से आपको फर्स्ट पेपर को जो है क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे अपन साइकोलॉजी की भी बात कर लेते हैं भाई। साइकोलॉजी में क्या होता है, तो साइकोलॉजी में हमें पता है भाई फिक्स 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इतने यूनिट आपके सामने। यहाँ नया टॉपिक ऐड हुआ है 21वीं सदी के कौशलों का विकास। ठीक है, ये टॉपिक हमारा नया यहाँ पे ऐड हुआ है, अवधारणा और रणनीति। तो ये छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पे। इसको आप अच्छे से कर लेते हैं, पूरा शैक्षिक मनोविज्ञान आप अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें, ठीक है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन का सवाल है और फिक्स है कि भाई 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से आपको पहला पेपर जो है तैयार कर लेना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं भाई, पेपर सेकंड की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सेकंड में आप देखोगे कि भाई बायोलॉजी जो है हमारी वो हाईएस्ट वेटेज वाली है। हाईएस्ट वेटेज है यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इसको समय भी सबसे ज़्यादा देना है, क्योंकि ये हमारी मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद आप देखोगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पूरी तरीके से हमारी एनसीईआरटी आधारित रहती है और एनसीईआरटी बेस्ड हमारी केमिस्ट्री रहती है। इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अभी आप नीट का पेपर देखेंगे तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर यहाँ पे पूछा गया है। बायोलॉजी की मैं एक और खास बात बता दूं आपको कि मैंने एक प्रीवियस में एक वीडियो भी बनाया था, अभी पिछला वीडियो की, जिसमें मैंने आपको यूनिट वाइज ये बता दिया कि भाई कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है। तो आप चाहें तो उस सीक्वेंस से ही पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप जैसा आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो बायोलॉजी को देना, कहने का मतलब ये है। अब बारी आई भाई फिजिक्स की। फिजिक्स में हमें क्या करना है, तो हम स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी आपकी इच्छा नहीं हो रही है कि भाई मैं तो स्किप नहीं करूंगा, मैं तो जीरो रिस्क पे खेलता हूँ, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, तो आप केवल कॉन्सेप्ट पढ़ें और फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करें। यानी फॉर्मूला देगा उससे क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। वहाँ से थ्योरी के अगर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। लेकिन डीपली जितने भी डेरिवेशन होते हैं या क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी आप ना उलझें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है जिन्होंने फिजिक्स को सीरियसली ले लिया था और आज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरी वाली भर्ती में, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हमारे इंपॉर्टेंट और जो खास चीज़ है वो है टीचिंग मेथड्स, क्योंकि हमें यहाँ से 20 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। और अभी इसको क्या करना है, आपको होल्ड पे रखना है, क्योंकि पहले आपको ये 2 मेन सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपने साइकोलॉजी कर ली है। लास्ट 15 दिन में भी आप इनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यदि आप साथ ही साथ भी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, केवल आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और यहाँ पे आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो पीवाईक्यूज तो आपको 100% आने ही आने चाहिए। पीवाईक्यूज आपको एक भी ऐसा स्किप नहीं करना है जो आपसे नहीं हुआ हो, तो पीवाईक्यूज आपको पूरी तरीके से कर लेने हैं। तो ये मैंने आपको पेपर सेकंड की स्ट्रेटजी बता दी। अब हम बात करते हैं कि भाई टीचिंग मेथड्स के, तो इसको आप लास्ट से 10 से 15 दिन में कवर कर सकते हैं। अभी से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आप क्या करें, इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज होती है उनके प्रतिपादक होते हैं उनको आपको याद कर लेना है और सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। इनके भी यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट और टिप्स नोट्स बना लें और उनसे ही बार बार क्या करें, आप रिवीजन करें। लेकिन टीचिंग मेथड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके शॉर्ट नोट्स बनाए जाए मेरे हिसाब से, और फिर भी आप बना लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन एक बार यदि आपने टीचिंग मेथड्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसी से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर देनी चाहिए और करनी ही चाहिए। तो बहुत डीप थ्योरी आपको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। अब एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किस टॉपिक में कितनी डीप थ्योरी जानी है, कितना डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उस पर हेल्प करता है कौन, पीवाईक्यूज। उसमें कौन हेल्प करते हैं, पीवाईक्यूज। और वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि आप यदि कॉन्सेप्ट समझोगे, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो ऐसी बात नहीं है कि, देखिए कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपने जैसे मान के चलिए जेनेटिक्स में कोई भी टॉपिक उठा लिया, ठीक है, जैसे आपने जीन एक्सप्रेशन उठा लिया। अब जीन एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो हो सकता है वो कथन के रूप में पूछ लिया हो सकता है कथन कारण के रूप में पूछ लिया हो, लेकिन आपने स्टडी करी है कौन सी, फैक्ट वाइज, तो वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट उसको समझा है तो चाहे वो कथन में पूछ ले, चाहे वो सत्य सत्य कथन पूछ ले, चाहे वो 4 ऑप्शन देके पूछ ले, चाहे वो फैक्ट के रूप में पूछ ले, वो आपका 100% सही होना है। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न कोई भी हो जाए तो आपका वो क्वेश्चन 100% सही होना है। आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट आप कैसे समझेंगे, जब आप पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे भाई 10 साल में एक ही सवाल आया तो उनको बिल्कुल ही छोड़ दें, कोई जरूरत की नहीं है उनको। और यदि वहां से क्वेश्चन आ भी जाता है, बाई चांस एक क्वेश्चन आ भी जाता है, तो एक क्वेश्चन से हमारा ना तो सिलेक्शन रुकेगा, ना ही हमारा एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बाजार में मिलने वाले हर नए मटेरियल के पीछे नहीं भागना। ये पहले भी बताया था, लास्ट में मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको बाजार में जो भी नए नए मटेरियल आ रहे हैं, कोई नई बुक आ गई उसको खरीद लाया, कोई नए नोट्स आ गए उसको खरीद लाया, उसको पढ़ने लगे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस पर आप ब्रेक लगा दीजिए। आप आज ही सोच लीजिए कि मुझे कोई भी नई चीज़ नहीं खरीद के लानी है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि ना तो हमारे सिलेबस में है, ना ही पीवाईक्यूज में कहीं दिया गया, तो उसको पूरी तरीके से आप क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर वही चीज़ आ रही है कि भाई आपको नई किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। दूसरा, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, ओवर थिंकिंग हम करते हैं, मेरा क्या होगा ये सोचने में टाइम वेस्ट होने निकल जाता है, और ओवर थिंकिंग के अपन ट्रैप में से फंसते चले जाते हैं कि हमें ये चीज़ सोचती है मेरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा,
और मेरे दोस्त का हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें फालतू में टाइम वेस्टिंग वाली होती हैं, इन पर आपको कंट्रोल इस तरीके से करना है कि आपके हाथ में मेहनत है, मेहनत यदि आप अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी से आप फ्यूचर देख रहे हैं तो ये आपका टाइम वेस्ट ही है मेरे हिसाब से, तो आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी आप कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए आप मेडिटेशन का यूज़ ले सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने तो यही तरीका अपनाया था, आप भी अपना सकते हैं। इसके बाद रिवीजन स्किप करना, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ सब बेकार है, कुछ भी आप पढ़ लें, लेकिन यदि आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। यदि आपने PYQ सॉल्व नहीं किए हैं तो वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल आपको नहीं रहेगी। तो रिवीजन आपको 100% करना है। आप ये ना सोचेंगे मैं एक बार पढ़ के चला जाता हूँ, पेपर में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िएगा कि आपको ट्रस्ट करना है अपने नोट्स के ऊपर, ट्रस्ट करना है अपने हार्ड वर्क के ऊपर। ठीक है, क्योंकि नोट्स आपने जो बनाए हैं अपनी मेहनत से बनाए हैं, आपने मेहनत करी है और उन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ये आप मान के चलिए पूरी बात। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भाई माइंडसेट क्या होता है एक जीतने वाले का। तो आपको ये पता चलेगा भाई कंपटीशन टफ है, ये फैक्ट वाली बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं उनका एग्जाम निकल भी जाता है। कंपटीशन टफ है, नो डाउट। आज हर घर में 2-2 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन यदि आप स्मार्ट स्टडी के साथ चलेंगे, सही अप्रोच के साथ आप चलेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपका एग्जाम बोर्ड निकलेगा। लेकिन मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, बजाय किसके, इंटेलिजेंसी की। एक पुरानी कहानी थी जो आपने पढ़ा होगा, कछुए और खरगोश की। उसमें खरगोश पहले आगे निकल जाता है, लेकिन कछुआ कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन लास्ट में जीतता कौन है, कछुआ ही जीतता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटेलिजेंसी को आपको साइड में कर देना है। कई बार इंटेलिजेंसी तो रखी रह जाती है, लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा होता है कंसिस्टेंसी से, लगातार जो मेहनत कर रहा होता है, वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है, खुद पर आपको विश्वास रखना है। आपने बहुत तैयारी की है तो आप आसानी से ये चीज़ें भी अचीव कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। अभी भी 60 दिन है, अभी भी आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप पूरी चीज़ें ध्यान रखिएगा। वापस आपको मैं रिकॉल करा दूँ कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर उनका बार बार रिवीजन करना है, PYQ से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है, MCQs लगाने हैं। बाकी और भी आगे अपन बात कर लेंगे आपसे। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देगा। आपके जो भी दोस्त हैं जिनके साथ आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको बताएं इसमें साथ के साथ हम क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, कि कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें हम क्या करवाते हैं, PYQs भी करवाते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को खत्म कर लेते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।